ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं। इनमें से एक पॉल बर्ग हैं जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसके अलावा स्टैनले कोहेन और हार्बर्ट बॉयर की टेक्नोलॉजी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हालांकि दोनों बातें ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, पर चूंकि ये दोनों साइंटिस्ट आपकी बुक में दिए गए हैं और ये साइंटिस्ट नहीं दिए गए तो आपको जानना होना चाहिए। अच्छा, इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर कैसे, क्या हो रहा, क्या समझना चाह रहे हैं। तो हमने आपको क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तो उस बायोटेक्नोलॉजी में हमारा मेन एम क्या था। मेन एम ये था कि हमारे पास एक अपना नेटिव डीएनए था। ये हमारा नेटिव डीएनए, यानी इस सेल का डीएनए, जो सेल का डीएनए होता है उसे बोलते हैं नेटिव डीएनए, यही का डीएनए। और इस नेटिव डीएनए के एक पोर्शन को हम बदलना चाह रहे हैं। इसको बदलने के लिए हम लोग एक फॉरेन डीएनए का पार्ट लेके आ रहे हैं, यानी ये रहा फॉरेन डीएनए। और हम चाहते हैं कि नेटिव डीएनए के उस पोर्शन को कट कर दें। चलो कट कर दिया हमने, और उस जगह पर हम अपना फॉरेन डीएनए लगा दें। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इतना ज्यादा नया था, इतना ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम कर क्या रहे थे। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को दूसरे एंगल से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक बाहर का डीएनए, फॉरेन डीएनए का मतलब होता है बाहर का डीएनए, हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके, उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर के उसके डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे। तो लोगों ने कहा कि क्या ये इतना आसान है क्या, इतना आसान है क्या कि कोई भी बाहर का डीएनए किसी भी सेल के अंदर घुस जाए। तो लोगों ने इस संभावना को समझने के लिए, कि क्या फॉरेन डीएनए किसी सेल के अंदर जा सकता है, फेट ऑफ डीएनए को समझने की कोशिश किया कि भाई कोई भी डीएनए है और कोई भी फॉरेन डीएनए है, अगर कोई फॉरेन डीएनए है, अगर वो किसी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके क्या क्या फेट हो सकते हैं, क्या वो सरवाइव कर जाएगा, क्या, इस बात को समझने की कोशिश की गई। अब इस बात को समझिए, हमारे साथ समझिए। तो भाई फेट ऑफ डीएनए में उन्होंने बोला कि इफ एनी सेल, मान लीजिए ये कोई सेल, एनी सेल है, अगर हमारे पास कोई भी एक सेल है और इस सेल में अगर कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होना चाहे, ये रहा वो फॉरेन डीएनए, तो ये फॉरेन डीएनए को ये नेटिव सेल, ये एनी सेल जो है, क्या ये हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगी। अरे हमने तो मुंह खोल के बोल दिया, एक डीएनए उठाया, अंदर डाला, डीएनए में जोड़ा, कट कर लिया, जोड़ दिया, ये सब कर लिया। अरे हलवा है क्या, क्या भाई साहब जो हमारा फॉरेन डीएनए किसी सेल के अंदर जाएगा। या फिर हम ये पूछें कि क्या भी कोई भी फॉरेन डीएनए किसी भी सेल में जा करके सरवाइव कर पाएगा क्या, क्योंकि तो फॉरेन चीज है, मेरी वो कोशिका के अंदर कोई भी डीएनए घुस जा सकता है क्या। तो बोला क्या, कभी किसी फॉरेन डीएनए को अगर किसी सेल के अंदर डाला जाए तो इसके क्या क्या फेट हो सकते हैं। तो बोले इसके देखो भाई 3 फेट हो सकते हैं, देयर आर 3 फेट। पहला फेट, जब भी फॉरेन डीएनए किसी भी सेल के अंदर डाला जाएगा तो याद रखना इस डीएनए का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। क्यों डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बिकॉज डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड किसी भी सेल के अंदर जाएंगे तो वहां बहुत सारे एंजाइम्स हैं और वो एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरेन डीएनए कहीं पर भेज रहे हैं, किसी सेल के अंदर भेज रहे हैं, तो पहला फेट तो ये हो सकता है कि वो फॉरेन डीएनए डिस्ट्रक्ट हो जाए या डाइजेस्ट हो जाए। और अगर डिस्ट्रक्ट या डाइजेस्ट हो गया तो उस फॉरेन डीएनए से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर ही नहीं पाएंगे। हमने तो बड़ी हैप्पीली डीएनए को सेल के अंदर भेजा, सेल गया और डाइजेस्ट हो गया, उसको किसी एंजाइम ने डाइजेस्ट किया। और बोलते हैं दूसरा फेट ये है कि अगर इस फॉरेन डीएनए के पास, याद रखना, अगर इस फॉरेन डीएनए के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, दैट इज नोन एज ORI। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, ORI, इट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक डीएनए का पार्ट होता है, और ये डीएनए का पार्ट जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन करता है। और अगर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कर सकता है तो याद रखना, जब कभी भी ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेल के अंदर, दिस डीएनए विल रेप्लिकेट इटसेल्फ, इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी इस डीएनए की क्लोनिंग हो जाएगी। तो दूसरा फेट ये है, दूसरा फेट ये है कि अगर इफ डीएनए है ओ आर आई के साथ अगर डीएनए है, तो दूसरा फेट ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ध्यान समझिए, अगर फॉरेन डीएनए विदाउट ओआरआई है, मैं बात बार बोल रहा हूं, अगर फॉरेन डीएनए बिना ओआरआई का है और सेल के अंदर डाला गया, तो ऐसा डीएनए अंदर जाके डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर जो फॉरेन डीएनए हम भेज रहे हैं किसी सेल के अंदर, और उस सेल के अंदर भेजने वाले उस फॉरेन डीएनए में अगर ओआरआई नाम का सेगमेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम का सेगमेंट है, तो जब वो डीएनए सेल के अंदर जाएगा तो उस सेल के अंदर रेप्लिकेट होने लगा। लेकिन यहां एक तीसरी संभावना भी है, और वो तीसरी संभावना बड़ी गजब संभावना है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी संभावना ये कहती है बेटा कि अगर हमारे पास एक ऐसा डीएनए है, थर्ड जो बेटा पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा डीएनए है, इफ दिस इज अ डीएनए और इसमें ओआरआई नहीं है, इसमें अपना ओआरआई नहीं है, और फिर भी हम इसको अंदर भेजना चाहते हैं, यानी किसी सेल के अंदर भेजना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो डाइजेस्ट ना हो। बोले क्या पागलपन है, अगर ओआरआई नहीं होगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, ओआरआई होगा तो रेप्लिकेट होगा, और आप चाहते हो कि एक डीएनए ऐसा है जो बेटा ओआरआई नहीं रखता, बिना ओआरआई के, और हम चाहते हैं कि वो डाइजेस्ट ना हो। तो बोले ये कैसे पॉसिबल है? बोले ये पॉसिबल ऐसे है कि जिस सेल में ही हम अपना फॉरेन डीएनए भेज रहे हैं, उस सेल का भी अपना एक नेटिव डीएनए होगा, और उस नेटिव डीएनए में होगी ओआरआई। क्या होगी? ओआरआई। तो अगर हम ये फॉरेन डीएनए को किसी ऐसे डीएनए के साथ ऐड कर दें, ऐसे डीएनए के साथ ऐड कर दें जिसके पास अपनी ओआरआई है, तब बेटा याद रखना ये जो फॉरेन डीएनए है डाइजेस्ट ना होकर रेप्लिकेट होने लगेगा। याद रखना, अपनी ओआरआई होती तब भी रेप्लिकेट कर जाता, और अगर उसके पास अपनी ओआरआई नहीं है, किसी ऐसे डीएनए के अंदर डाला गया जिसके अंदर ओआरआई है और उसके साथ उसे ऐड कर दिया गया, तो याद रखना जिसके साथ उसे ऐड किया गया उसके पास ओआरआई थी, तो हमारा फॉरेन डीएनए भी उसी डीएनए के साथ, उसी वाले डीएनए के साथ रेप्लिकेट होने लगा। तो तीन संभावना है। पहली संभावना, अगर डीएनए बिना ओआरआई के अंदर जाए तो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर डीएनए ओआरआई के साथ जाए तो रेप्लिकेट हो जाएगा, और डीएनए बिना ओआरआई के साथ जाए और रेप्लिकेट ना होना चाहे, सॉरी डाइजेस्ट ना होना चाहे, रेप्लिकेट होना चाहे, तब वो क्या करे? तब वो किसी ऐसे डीएनए को ढूंढे जिसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? ओआरआई प्रेजेंट है। और अगर ऑलरेडी ओआरआई प्रेजेंट है तो वो ओआरआई क्या करेंगे? वो ओआरआई के साथ अपना डीएनए अटैच करके, वो अपना डीएनए अटैच करके क्या करेगा? वो अपना डीएनए अटैच करके उसके साथ रेप्लिकेट कर लेगा। और ये जो तीसरी संभावना है, थर्ड पॉसिबिलिटी है, इसी थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए मैंने दो साइंटिस्ट के नाम दिए। एक साइंटिस्ट का नाम था हर्बर्ट बॉयर, अभी थोड़ी देर पहले उस साइंटिस्ट का नाम लिखा था मैंने, हर्बर्ट बॉयर, और दूसरे साइंटिस्ट थे स्टैनले कोहेन। अगर हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के एक्सपेरिमेंट को आप डिटेल में देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि वो पहली दूसरी पॉसिबिलिटी की बजाय तीसरी पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं, और वो ऐसे डीएनए के बारे में सोचते हैं जिसके पास अपना ओआरआई नहीं है, और वो ऐसी जगह पर डालना चाहते हैं जिसके पास ओआरआई हो, और उस ओआरआई वाले डीएनए में उसे ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके वो उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो ये हार्वर्ड बॉयर, स्टैनले कोहेन ने 1972 में एक्चुअली करके दिखाया, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं हार्वर्ड बॉयर और स्टैनले कोहेन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेस बनाया।
1972 में हमने बेस बनाया कि कैसे फॉरेन डीएनए किसी भी नेटिव डीएनए के साथ अटैच होकर के क्लोनिंग कर सकता है। तो आइए इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसी कोई हेडिंग नहीं है, ये पैराग्राफ है, मैं इसे हेडिंग के रूप में पढ़ाता हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मैं कुछ कभी कभी आर डीएनए टेक्नोलॉजी लिखता हूँ, आर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिखता हूँ। और इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी में मैं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखता हूँ। वन इज नोन एज हर्बर्ट बॉयर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम स्टैनले कोहेन। और अगर मैं आपको बता दूं, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के आपने एक्सपेरिमेंट को समझ लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरी बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, क्या किया इन्होंने, याद रखना, इन्होंने एक बैक्टीरिया देखा, ये रहा वो बैक्टीरिया, मैं बैक्टीरिया आपके सामने बना रहा हूँ। बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए। वैसे तो बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है, पर मैं रिप्रेजेंट करने के चक्कर में कहीं सर्कुलर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो सर्कुलर बनाऊंगा आपको न्यूक्लियस जैसा दिएगा। तो वैसे ये इनका एक ये क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। आप चाहो तो इसे भी सर्कुलर बना सकते हो, क्रोमोसोमल डीएनए को सर्कुलर बना सकते हो। मैंने क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए नहीं बनाया। इसके अलावा इसी बैक्टीरिया में एक और डीएनए होता है, दैट इज सर्कुलर आल्सो, एंड दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड, नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो आप किसी बैक्टीरिया का नाम ले लो, और इस बैक्टीरिया का नाम है, एक्चुअली जिस बैक्टीरिया पर उन लोगों ने काम किया था, इस बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफीमोरियम। याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी नहीं है, टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया नहीं है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, कोई बीमारी करने वाला बैक्टीरिया नहीं है। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरियम। तो इस साल्मोनेला टाइफीमोरियम के पास अपना एक क्रोमोसोमल डीएनए और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। याद रखना, ये एक्स्ट्रा शब्द आपको बताता है कि ये एक ऐसा डीएनए जो ना भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखना, क्रोमोसोमल डीएनए जीनोमिक डीएनए होता है, और इस डीएनए से बैक्टीरिया अपनी पूरी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। यानी बैक्टीरिया जिंदा है अगर किसी डीएनए की वजह से, तो इस डीएनए की वजह से, जिसका नाम है क्रोमोसोमल डीएनए। और अगर तुम इस प्लाज्मिड डीएनए को हटा भी लो तो भी बैक्टीरिया मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। लेकिन इस प्लाज्मिड डीएनए में कुछ जीन होती हैं, एक्स्ट्रा जीन्स होती हैं, और यही वो जीन्स होती हैं जो इसे स्पेशल फैक्टर देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर देते हैं। तो याद रखना, किसी बैक्टीरिया में अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ साथ प्लाज्मिड डीएनए से भी हो सकते हैं। तो बताओ, किसी बैक्टीरिया के पास अगर कैरेक्टर आ रहे हैं तो किन की वजह से आ सकते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए से भी आ सकते हैं, प्लाज्मिड डीएनए से भी आ सकते हैं। तो बताओ, कौन सा डीएनए जो ना भी हो तब भी चल सकता है? एडिस प्लाज्मिड डीएनए से हटा लो तो क्या बैक्टीरिया मर जाएगा? नहीं। लेकिन अगर क्रोमोसोमल डीएनए तुम हटा लो तो बैक्टीरिया मर जाएगा भाई साहब। पर अगर तुम इसका प्लाज्मिड डीएनए हटा लो तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। अच्छा, अब साल्मोनेला टाइफीमोरियम पर ये दोनों वैज्ञानिक हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि ये इनके ऊपर एक एंटीबायोटिक डाल रहे हैं। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं, आजकल तो आप लोग सुन ही रहे होगे, दवाइयाँ खाते हो तो बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं। ये जब एंटीबायोटिक डाल रहे थे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही थी। यानी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक लड़ने के लिए कोई भी जीन, कोई भी कैरेक्टर नहीं था। सो देयर इज नो जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन ना उनके क्रोमोसोमल डीएनए में था और ना उनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में था। अब ये एक और बात याद रखनी है, क्रोमोसोमल डीएनए के पास भी अपना ओआरआई होता है,
और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के पास भी अपना ओआरआई होता है, यानी ये भी अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है और बेटा प्लाज्मिड भी अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों ये इसके साथ रेप्लिकेट करेगा, ये अलग रेप्लिकेशन कर सकता है, ये अपना, यानी ये दोनों अपनी अपनी कॉपी बना सकते हैं बिकॉज बोथ हैव देयर ओन ओआरआई। बट साल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर अगर एंटीबायोटिक डालो तो एंटीबायोटिक डालने के बाद ये बैक्टीरिया मर जाता था। इसका मतलब देयर वाज नो जीन एनी जीन, कोई भी ऐसा जीन नहीं था जो इस साल्मोनेला टाइफिमोरियम की को एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए मजबूत करे। अच्छा, अब हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहेन ने इनके इस प्लाज्मिड को बोला नेटिव प्लाज्मिड। हमने बोला ही था भाई, नेटिव प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होते हैं जो किसी बैक्टीरिया के अपने प्लाज्मिड होते हैं। सो दिस इज नोन एज नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। इन्होंने कहा ना नेटिव प्लाज्मिड ना क्रोमोसोमल डीएनए, कहीं पर भी कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। फिर इन्होंने यानी स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने एक फॉरेन प्लाज्मिड देखा, ये रहा वो फॉरेन प्लाज्मिड। अब याद रखना ये फॉरेन प्लाज्मिड कहाँ था ये एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि ये प्लाज्मिड किसी दूसरे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड था और उस दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो इनके पास अपना नेटिव प्लाज्मिड है और दूसरा इनके पास अपना एक फॉरेन प्लाज्मिड है। नेटिव प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं, एंटीबायोटिक लड़ने से कोई क्षमता नहीं है, और फॉरेन प्लाज्मिड है किसी दूसरे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड नहीं है। वो जीन, ये वाला जीन जो है बेटा, ये एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। यानी ये जिस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होगा अगर उसमें एंटीबायोटिक डाली जाती होगी, मुझे जवाब चाहिए इस बात का, बताइए वो एंटीबायोटिक डालने पर ये बैक्टीरिया मर जाता होगा कि बच जाता होगा? ये वाला बैक्टीरिया बच जाता होगा, ये वाला मर जाता। अब इनके पास एक खुराफाती ख्याल आया और वो खुराफाती ख्याल ये था कि क्या मैं इस डिजायर्ड जीन का, ये वो डिजायर्ड जीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्या हम इस एंटीबायोटिक जीन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साल्मोनेला टाइफिमोरियम में? थर्ड प्रोसेस, क्योंकि एंटीबायोटिक जीन जब कट की जा रही थी तो उसके पास देयर वाज नो ओआरआई, इनके पास कोई ओआरआई नहीं था। और अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो फॉरेन प्लाज्मिड से उठा करके डायरेक्ट डाल दी जाती तो बताइए जब ये डायरेक्ट डाल दी जाती तो बताओ ये डीएनए बचता कि डिस्ट्रॉय हो जाता? डिस्ट्रॉय हो जाता। मैं 100% जानता हूं कि डिस्ट्रॉय हो जाता। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्योंकि इसके पास अपना ओआरआई नहीं है। ये जीन को कट किया, बाहर लाए, यहां पर डाला, ये मर गए। ये जीन डालने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या फायदा है? क्यों ना हम इस जीन को ऐसी डीएनए के साथ डालें, लिंक कर दें, ऐसे डीएनए के साथ लिंक कर दें जिसके पास क्या हो? ओआरआई। अब बताओ ओआरआई इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने क्या किया होगा कि इस डीएनए को तो नहीं निकाला जा सकता पर इस डीएनए को निकाला जा सकता है। उन्होंने इस डीएनए को बाहर निकाला होगा। इट इज नोन एज नेटिव प्लाज्मिड। और मैंने पहले ही बोला था कि नेटिव प्लाज्मिड को तुम बाहर निकाल भी लो तो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है। और इस नेटिव प्लाज्मिड के पास क्या रहा होगा? ओआरआई। और इस ओआरआई वाले डीएनए में ये फॉरेन जीन जाकर के ऐड कर दी गई होगी और ये फॉरेन जीन ऐड करने के बाद रिप्लेस कर दिया गया होगा कौन? प्लाज्मिड। अब बताओ इस प्लाज्मिड में जो जीन आई होगी अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ आ गई होगी। और बताइए वो डिस्ट्रॉय हुई होगी कि नहीं होगी? नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि भैया वो ओआरआई वाले डीएनए के साथ जुड़ी और अगर ओआरआई वाले के साथ जुड़े हो तो तीसरी संभावना पिक्चर में आती है। पहली, बिना ओआरआई के डाइजेस्ट हो जाओगे। दूसरी, अगर ओआरआई है तो रेप्लिकेट करोगे। तीसरी, अगर ओआरआई नहीं है और फिर भी रेप्लिकेट होना चाहते हो तो किसी ऐसे डीएनए के साथ अटैच हो जाओ जिसके पास क्या हो? ओआरआई।
इसको करने के लिए उन्होंने एक डिटेल काम किया। मैंने तुमको पहले बोला इनके पास अपना एक क्रोमोसोमल डीएनए था, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, दोनों ही डीएनए के पास ओआरआई है, दोनों ही डीएनए के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, एक फॉरेन डीएनए था, उस फॉरेन डीएनए को के पास बेटा डिजायर्ड जीन थी, उस डिजायर्ड जीन को इन्होंने कट किया होगा और प्रोसेस के द्वारा जोड़ा। कैसे जोड़ा इसकी एक डिटेल स्टडी है जो मैं आपको कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप, ये नोट डाउन होने चाहिए और जिंदगी में कभी भूलने नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी कभी नहीं भूलनी है तो जो मैं स्टेप पॉइंट वाइज लिख रहा हूं इन्हें याद रखने हैं। पहला काम है आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, isolation of foreign DNA with desired gene. आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अब बताओ ये फॉरेन डीएनए साल्मोनेला टाइफीमोरियम का रहा होगा कि नहीं होगा? ना, ये कोई दूसरा डीएनए रहा होगा, दूसरा प्लाज्मिड रहा होगा जिसके पास ये रही होगी डिजायर्ड जीन। इट इज अ फॉरेन डीएनए and this is a desired gene. तो सबसे पहले आपको फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करना है, ऐसा डीएनए पता लगाना है जिसके पास डिजायर्ड जीन हो। पता लग गया, अच्छा डिजायर्ड जीन मिल गई। अब क्या करें? दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है, कटिंग ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। द सेकेंड स्टेप इज कटिंग ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। अब हमें इस जीन को कट करना है। इसका मतलब पूरा डीएनए नहीं चाहिए क्योंकि ये डिजायर है और ये वाला पोर्शन कैसा है, अनडिजायर है। हम पूरा डीएनए नहीं भेज सकते, पूरा डीएनए भेजेंगे तो डिजायर के साथ अनडिजायर्ड पोर्शन भी चला जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी की खास बात है ये केवल डिजायर चीजों को ही भेजते हैं। तो अब कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैंचियां लानी पड़ेंगी। अब ऐसे कोई टेलर वाली कैंची तो है नहीं जिससे कपड़ा काटा जाए। तो याद रखना, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, इस डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए देयर आर सम एंजाइम एंड दीज आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनकी हिस्ट्री मैं अलग पढ़ाऊंगा। एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनको हम लोग RE भी बोलेंगे, RE, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रहे, इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर डीएनए सीजर्स। ऐसी सीजर्स जो डीएनए को, कैंचियां, ऐसी कैंचियां जो डीएनए को कट कर दें। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक ही प्रकार की ये बेटा ये एंजाइम्स हैं जो इन्हें कट कर रहे हैं। और जैसे ही कट किया हमें कटा हुआ जीन बाहर मिल गया, ये रहा वो डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन के साथ समस्या क्या है कि जब इसे कट करके बाहर लाया गया तो देखा गया इसमें ओआरआई नहीं है। अब जब ओआरआई नहीं है तो अब करें क्या, इसे कहां जोड़ें? तो हम लोग नेटिव प्लाज्मिड लेके आए। याद रखना, नेटिव प्लाज्मिड। आप अगर भूले नहीं हो तो नेटिव प्लाज्मिड किसका था आपको याद रखना पड़ेगा। नेटिव प्लाज्मिड था ये साल्मोनेला टाइफीमोरियम का। दिस वॉज द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमोरियम का। तो याद रखना, अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप करना है आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, डिजायर्ड जीन मिल गई। देन कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन। अब कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किया। अब जब जीन कट के मिल गई तो हम तीसरा स्टेप करेंगे एंड द तीसरा स्टेप इज अ ट्रांसफर ऑफ जीन टू द वेक्टर। दिस नेटिव प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए को अपने ऊपर रखेगा, ये फॉरेन डीएनए को ये बंदा अपने ऊपर रखेगा, देन इट विल नोन एज वेक्टर डीएनए। ये शब्द मत भूलना, कभी मत भूलना।
वो डीएनए जो किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने ऊपर अटैच होने देता है, वो डीएनए जिसके पास ORI होती है और वो फॉरेन डीएनए को अटैच होने देता है, दैट इज नोन एज वेक्टर डीएनए। तो ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन टू द वेक्टर, और वेक्टर के पास जब डिजायर्ड जीन जाएगी तो याद रखना वहां पहुंचने के पास उसे यहां पर ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए लाइगेज नाम के एंजाइम चाहिए होंगे। तो चौथा स्टेप आपके सामने आएगा, लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन, लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन विथ वेक्टर डीएनए। तो याद रखना ये बहुत स्टेप हैं। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, फिर द कटिंग ऑफ दिस डिजायर्ड जीन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर द ट्रांसफर ऑफ दिस डिजायर्ड जीन टू द वेक्टर, और वेक्टर डीएनए पर इसे अटैच करना, दैट इज नोन एज लाइगेशन 4। अब जब लाइगेशन हो गया मेरे बच्चे, याद रखना लाइगेशन हो गया तो ये डीएनए तो सेल के बाहर है, तो तुम्हें एक ऐसी सेल ढूंढनी पड़ेगी जिस सेल में ये डीएनए प्लेस किया जा सके। तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर ये डीएनए साल्मोनेला टाइफिमोरियम से बाहर निकाला गया था, तो चलो साल्मोनेला टाइफिमोरियम में ही डाल देते हैं। तो ये तो बड़ा आसान बात था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम का डीएनए साल्मोनेला टाइफिमोरियम में तो चला ही जाएगा। लेकिन हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने एक और रिस्क लिया। हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन ने एक और रिस्क लिया। उन्हें मालूम था कि ये साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड है, अगर मैं उसी बैक्टीरिया में डाल दूंगा तो चला ही जाएगा। उन्होंने साल्मोनेला टाइफिमोरियम से मिलता जुलता एक और बैक्टीरिया पता लगाया, एंड दिस बैक्टीरिया वाज ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। और इस इस्चेरिचिया कोलाई के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए था। मैं बता दूं, क्रोमोसोमल डीएनए था, सी डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए था, CH डीएनए मतलब क्रोमोसोमल डीएनए था। और इस ई कोलाई के पास, याद रखना, इस ई कोलाई के पास अपना प्लाज्मिड डीएनए नहीं था, क्रोमोसोमल डीएनए था। अब उन्होंने क्या किया कि इस वेक्टर डीएनए में जब बेटा फॉरेन डीएनए लगाया, फॉरेन जीन लगाई, तो इस वेक्टर डीएनए का नेचर क्या हो गया? आप मुझे सब सही बताओ। ये जो वेक्टर डीएनए हो था, इस वेक्टर डीएनए के पास अपना ORI था, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। फॉरेन डीएनए जब इसमें जोड़ा गया तो लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन विद द वेक्टर डीएनए टू फॉर्म इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखना ऐसा डीएनए कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें फॉरेन जीन आकर के जुड़ गई है, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्योंकि ये फॉरेन डीएनए था, ये नेटिव डीएनए था, इसमें जुड़ गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये वो वेक्टर डीएनए है जिसमें फॉरेन जीन आकर के जुड़ गई है। तो कभी कोई तुमसे पूछे व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो डरो मत और बताओ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो वेक्टर डीएनए है जिसमें फॉरेन जीन आकर के जुड़ गई है। अगर फॉरेन जीन अगर जुड़ी नहीं होती तो ये केवल वेक्टर डीएनए था। अगर जुड़ गई तो इसका मतलब दो अलग अलग डीएनए आपस में जोड़ दिए गए, और जब दो अलग अलग चीजें आपस में जुड़ गई तो रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करें, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जरूर गया है, लेकिन ये रेप्लिकेट तो होगा नहीं, क्योंकि रेप्लिकेट करने के लिए सेल चाहिए। तो सेल ढूंढनी पड़ेगी, और इस तरीके से हम पांचवा काम करेंगे। द फिफ्थ वे, पांचवा काम करने जा रहे हैं कि अब हम लोग इस डीएनए को, यानी ये एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे। याद करो ग्रिफिथ में क्या हुआ था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर घुसा था, और इस प्रोसेस का नाम रखा गया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, पांचवा स्टेप यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन of the DNA or transformation of the host और होस्ट कोई डीएनए नहीं होता, होस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है बाय
rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मुझे बताइए, वैसे ही बेटा इस ई कोलाई के अंदर, ये रहा ई कोलाई, इस ई कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया। अब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया है तो पहले इस ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक डाली जाती थी, तब ये ई कोलाई मर जाता था क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। आज इस एंटीबायोटिक डालने पर ये जो तुम्हारा होस्ट होगा ये सरवाइव कर जाएगा। इसका मतलब इसने अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर लिया और प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर फिर भी बोल रहे हो तो मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ाते वक्त बताया था, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए अकर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। याद करो, 2 बैक्टीरिया थे, एक एस फॉर्म था, एक आर फॉर्म था। स्मूथ बेटा था बैक्टीरिया, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक रफ बैक्टीरिया था। स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए रफ बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर घुस गया था, तो रफ बैक्टीरिया वाले ने अपना कैरेक्टर बदल के स्मूथ कर लिया था। तो हमने कहा था जब एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, इस प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्यों ना साल्मोनेला टाइफीमूरियम और फॉरेन डीएनए मिलकर के जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हैं, ये किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है और ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाला जा रहा है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया? होस्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमें नया जीएमओ मिल गया। यही वो जीएमओ है जिसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और भाइयों, 5 स्टेप के बाद छठा स्टेप क्या होगा? छठा स्टेप हम करेंगे बहुत आसान, इस बैक्टीरिया को डिवाइड होने देंगे। और जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो बैक्टीरिया अपनी बाइनरी फिजन करेगा, और तुम सब जानते हो बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जब बाइनरी फिजन होगा तो याद रखना, इनके डीएनए के साथ इनके डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो याद रखना यहाँ पर क्लोन ऑफ डीएनए बन जाएगा। दिस इज अ क्लोन ऑफ डीएनए। और याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हमेशा क्लोनिंग ही कहलाते हैं। तो ये हमारा जो छठा स्टेप होगा, द 6th स्टेप इज नोन एज क्लोनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए या सिंपल क्लोनिंग। दिस इज द 6th स्टेप। और जो लोग ये 6 स्टेप सीख जाते हैं उन्हें कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की वाली बात है। चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करके आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पूरा आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आइए पहला स्टेप देखिए, मैंने क्या कराया था आपको। पहला किया था आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हमें एक ऐसा डीएनए पता लगाना है जिसमें डिजायर्ड जीन हो, फिर उसे कट करना है। कट करने के बाद जीन मिल जाए, उस जीन को ट्रांसफर करके एक वेक्टर डीएनए में डालना है। वेक्टर डीएनए में उसे डाल करके लाइगेट करना है, जोड़ देना है, दैट इज नोन एज लाइगेशन। और लाइगेशन करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसे होस्ट में डालेंगे। कई बार बच्चे वेक्टर और होस्ट में अंतर नहीं समझ पाते। वेक्टर वो डीएनए होता है, याद रखना, इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म। वेक्टर इज नॉट ऑर्गेनिज्म। वेक्टर वो डीएनए होता है जिसमें फॉरेन डीएनए डाला जाता है, और होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आके डुप्लीकेट करेगा, और फिर इस वेक्टर होस्ट बेटा अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हमने हमेशा बोले थे क्लोन्स होंगे, और इस तरीके से तुम्हारे डीएनए की क्लोनिंग होने लगती है। जो लोग ये 6 स्टेप नहीं भूलेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी की सोल को पकड़ लेंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत बार ये टीचर्स तक गड़बड़ कर जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है लोगों से यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ होते हुए मैंने देखी भी हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे कोई कितना भी तुम्हें परेशान करे, बर्ग लाए, लेकिन ये 6 स्टेप नहीं भूलोगे। और वो 6 स्टेप पहले एक बार मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, फिर आपसे रिवाइज करवा ले रहा हूँ। पहला काम, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। दूसरा, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा,
ट्रांसफर ऑफ द जीन टू द वेक्टर, चौथा लाइगेशन ऑफ द जीन टू द वेक्टर टू फॉर्म इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट, एंड छठा क्लोनिंग। अच्छा, अगर आप पेज नंबर 195 आप अपना देखेंगे तो देखेंगे 195 में जिसे मैंने 6 स्टेप में लिखा है, एनसीईआरटी ने उसे केवल 3 स्टेप में लिखा है। इसलिए मैं इसे समझाने के लिए आपके सामने वो तीनों स्टेप एज इट इज लिख रहा हूं, और एज इट इज लिखने के बाद कंपेयर करूंगा कि मैंने क्या बोला है, 6 जिसे बोला है, एनसीईआरटी ने उसे 3 क्यों बोला है। आप जब भी ये पढ़ें अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करें, एनसीईआरटी बुक ओपन करने के बाद 195 पेज ओपन करें, 195 पेज में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर 3 लाइनें लिखी, मैं वो तीनों लाइनें लिख रहा हूं। पहली लाइन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। पहला एनसीईआरटी ने लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है वो मैं एनसीईआरटी की लाइन पहली उठा रहा हूं, बिल्कुल यही लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी लाइन लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। द सेकेंड लाइन इज इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, दीज आर द एनसीईआरटी लाइन्स, पेज नंबर 195, पेज नंबर 195। And the third one is maintenance of introduced DNA. Maintenance of introduced DNA. Introduced DNA. Maintenance of introduced DNA in the host. In the host. And आगे लिखा एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इट्स डीएनए टू प्रोजेनी। ये लिखा है। तो जो बातें मैंने 6 पॉइंट में बताई, एनसीईआरटी ने उसे 3 पॉइंट में बता दिया, तो गड़बड़ कहां हुआ? या तो मैं गलत हूं या तो एनसीईआरटी गलत है। पहले देखते हैं पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। चलिए मेरा पहला पॉइंट देखिए, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अब जरा मेरा पहला पॉइंट और इनका पहला पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है आइसोलेशन, इन्होंने लिखा है आइडेंटिफिकेशन, मैंने लिखा है फॉरेन डीएनए, इन्होंने लिखा है डीएनए, मैंने लिखा है विद डिजायर्ड जीन, इन्होंने भी लिखा है डिजायर्ड जीन। यानी मेरा पहला पॉइंट और इनका पहला पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। मैंने लिखा आइसोलेशन डीएनए निकाल के लाओ, इन्होंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड। इसके बाद मैंने दूसरी बात लिखी है कि उस डिजायर्ड डीएनए की जीन को कट करो, जीन का ट्रांसफर करो, वेक्टर में उसको लाइगेट करो, वेक्टर में लाइगेट करने के बाद होस्ट में डालो। यानी मैंने 3 और स्टेप, 4 स्टेप और लिए हैं, उसके बजाय इन्होंने केवल एक स्टेप लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट। यानी मैंने पहले डिजायर्ड जीन को वेक्टर में डाला, वेक्टर में लाइगेट किया, लाइगेट करने के बाद होस्ट में डाला, इन्होंने डायरेक्ट डीएनए को होस्ट में डाल दिया। इसका मतलब इन्होंने बीच में डीएनए कैसे होस्ट तक जाएगा ये वाली बात मिस की है। इसी वजह से मेरे पास 3 एक्स्ट्रा स्टेप आ जाते हैं, ये डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पर होस्ट में पहुंच जाते हैं। देखिए दे रीच टू द होस्ट, और मैं होस्ट तक पहुंचते पहुंचते 5 स्टेप लेता हूं। मैंने फॉरेन डीएनए आइडेंटिफाई किया था, फिर उसको कट किया था, फिर कट करने के बाद उस डीएनए को हमने वेक्टर में ट्रांसफर किया था, इन्होंने वेक्टर शब्द यूज ही नहीं किया, सीधे होस्ट किया। फिर वेक्टर में लाइगेट किया था, लाइगेट करने के बाद मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने होस्ट में डाला। तो याद रखना, मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टोटल 4 ऐसे स्टेप हैं जो इनके दूसरे स्टेप में समाये हुए। याद रहेगा? तो मेरा पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, इन्होंने बोला है
इन्होंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, मैंने बोला था आइसोलेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। मेरा पहला, इनका पहला, दूसरा बराबर। इनका दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, मैंने दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ होस्ट नहीं किया, मैंने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ नहीं किया ऐसे, मैंने पहले कट किया, फिर ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर होस्ट में नहीं किया, वेक्टर में किया, वेक्टर में लाइगेट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर जाकर इंट्रोड्यूस किया। तो मेरा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप इनके दूसरे स्टेप में समाया हुआ है। फिर मैंने बोला क्लोनिंग करनी है, और इन्होंने क्लोनिंग की बजाय क्या कहा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, यानी जो डीएनए होस्ट में आ गया है उसे मेंटेन करो कि वो होस्ट में बना रहे, और फिर कह रहे ट्रांसफर इट टू इट्स प्रोजनी, और कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो होस्ट इस डीएनए को प्रोजनी में भेज दे। और प्रोजनी में भेजना मतलब बाइनरी फिजन करना, और बाइनरी फिजन करना इज नथिंग बट क्लोनिंग। तो इनका जो तीसरा स्टेप है